हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जय महादेव अकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम में। ठीक है, और हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन का पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने परावर्तन क्या होता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ये सब सीख लिया। आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र ये पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र पढ़ेंगे। तो चलिए लिख लीजिए हेडिंग आज की, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। क्या लिखोगे भैया? दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। क्या समझेंगे भैया? अवतल दर्पण के लिए, मैं जहां लिख रहा हूं आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। के लिए फोकस दूरी का सूत्र। क्या समझेंगे बच्चों? अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, देखो क्या होता है अवतल दर्पण। तो क्या होता है ये आप लोग जान ही चुके हो। तो हम पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। मान लो एक अवतल दर्पण है ये। ठीक है, चित्र थोड़ा गौर समझना। कक्षा 10 में भी इसे आप लोग सिद्ध कर चुके हो, लेकिन वहाँ थोड़ा सा दूसरा तरीका था। यहाँ हम आज कुछ एक नए तरीके से इसको सिद्ध करना सीखेंगे। ये मान लो एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर इसका ध्रुव होता है। क्यों भाई, सही बना रहे ना? ये ध्रुव होता है, और इसके बाद यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होता है, सी से लिखते हैं। बीच में इसके फोकस होता है, जिसको हम एफ से लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु, बिंदु वस्तु मतलब बिंदु के समान कोई वस्तु ओ पॉइंट पे रखी है, और मान लो ये दर्पण के ध्रुव से यू दूरी पर है। अच्छा, एक बात समझ लो सब लोग पहले, कि चाहे अवतल दर्पण हो आपका, चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा दर्पण में बाईं ओर रखी जाती है। और अगर वस्तु बच्चों बाईं ओर होगी तो किरण भी किधर से जाएगी? बाईं ओर। तो कसम खा लो, गंगा मैया की कसम खा के कहो कि आज के बाद दर्पण में अगर कोई वस्तु को रखेंगे तो वो वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर। वस्तु कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के बाईं ओर। तो एक बिंदु वस्तु हो गई। चलो इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। ये देखो एक किरण हम लेके यहाँ से गए, ये एक किरण लेके गए। अब मान लो ये इससे अल्फा एंगल बना रही। कितना एंगल बना रही भैया? अल्फा एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये किरण क्या होगी? परावर्तन होगा इसका। तो परावर्तन का इस प्रकार से होता है, जैसे कोई दर्पण है, देखो ये कोई प्रकाश की किरण आई, तो बीच में भैया होता है एक तल पर अभिलंब। ये अभिलंब से ये किसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। और अब परावर्तन में अपवर्तन, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अभिलंब क्या होगा? तो एक बात याद रखना, आप लोग कक्षा 10 में प्रमेय कहीं पढ़े होंगे। किसी भी गोला, कोई गोली पृष्ठ हो, ठीक है, जैसे वृत्त में एक प्रमेय थी कि वृत्त के किसी बिंदु पर, ठीक है, केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या उस बिंदु पर लंब होती है। उस बिंदु पर क्या है? उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो मतलब अगर आपको ये स्फेरिकल सरफेस है, कोई भी गोलाकार सरफेस है, उसके किसी बिंदु पर आपको लंब पता करना है, तो लंब क्या होगा? वहाँ से त्रिज्या खींच दो, वही उस बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। और त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से मिलाने वाली रेखा। तो ये हो जाएगा इसका अभिलंब। थोड़ा समझना चित्र को, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब और आपतित कोण के बीच बना ये वाला कोण होता आपतन कोण आई। ठीक है, अच्छा, ये आपतन कोण आई है, तो परावर्तन कोण आर इधर कहीं होगा, ये वाला परावर्तन कोण आर हो जाएगा। थोड़ा चित्र को भैया समझना, मैं थोड़ा चित्र, मेरी कलाबाजी थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, तो अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण और आपतन कोण आप लोग देख लिए। अब एक बात समझो, ये वाला एंगल अल्फा मान लेना, इस एंगल को बच्चों बीटा मान लेना, इस एंगल को गामा मान लेना। ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। क्या होती है बहिष्कोण प्रमेय? कि जैसे भैया ये कोई ट्राइंगल हो, ट्राइंगल की कोई एक साइड हम बढ़ा दें, तो जो बढ़ी हुई भुजा होती है और त्रिभुज की भुजा, उसके बीच बना ये वाला कोण कहलाता है बहिष्कोण, जो कि इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता। मतलब अगर ये x होगा, ये y होगा, तो ये वाला एंगल x प्लस y होगा। बात समझ में आ रही होगी सबके? ठीक है, अगर हम इस पॉइंट का नाम m दे दें, क्या दे दें? m, तो आपको त्रिभुज MOC दिख रहा है। कौन सा ट्राइंगल बताओ? MOC। तो सबसे पहले लिखना त्रिभुज MOC में। अच्छा, एक बात और, इसका चित्र बनाने के बाद इसका माना, फलाना, ढिमक्का, फलक्का सब अपने से लिख लिया करो। उसमें क्या लिखना रहता है सुन लो पहले, कि माना एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। माना दर्पण में ध्रुव से u दूरी पर एक बिंदु वस्तु बिंदु O पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब मान लो इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से v दूरी पर बनता है। और माना दर्पण की वक्रता त्रिज्या
कैपिटल आर है। अच्छा एक बात समझना, ये समस्त दूरियां ध्रुव से बाईं ओर लेते हो तो दर्पण की चिन्ह परिपाटी होती है कि ध्रुव से जितनी भी दूरी बाईं ओर ली जाएंगी ऋणात्मक होंगी, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होंगी, ऊपर नापी गई कोई भी लंबाई धनात्मक होगी, नीचे नापी गई कोई भी लंबाई ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज MOC ले लें, ठीक है, तो इसका देखो ये बढ़ाई गई भुजा है, ये त्रिभुज की भुजा है, बीच में बना ये वाला कोण बीटा जो है ये हो जाएगा 22 कोण। अब ये जो बीटा एंगल होगा ये आई और अल्फा के इक्वल के जोड़ के बराबर होगा, तो बीटा बराबर आई प्लस अल्फा कह सकते हो। अब यहाँ से अगर आई बराबर निकालें तो बच्चों ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ये त्रिभुज MIC ले लें, ये वाला ट्राइंगल MIC, तो बच्चों ये वाला एंगल आर है, ये वाला बीटा है और ये है गामा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं त्रिभुज MIC में, ठीक है, ये वाला एंगल गामा जो होगा ये आर और बीटा के जोड़ के बराबर आर प्लस बीटा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगी गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब समीकरण नंबर 1 व 2 से हम लोग क्या करेंगे, आई और आर का मान हमें पता है कि बराबर होता है 1 व 2 से। ठीक है, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन का द्वितीय नियम, तो लिख देना परावर्तन के नियम से आई बराबर किसके होता बच्चों, आर के। अच्छा आई यहाँ पर हमने निकाला कितना आया है, बीटा माइनस अल्फा, आर का जो मान आया वो आया गामा माइनस बीटा। अब बच्चों बीटा को एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा बीटा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चा ये हो जाएगा बीटा बीटा ऐड कर लेना, तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा। ठीक है, अब हमें मान रखना है बीटा का, गामा का, अल्फा का। किस फार्मूले के आधार पे रखेंगे इसका मान, तो इसका मान हम रखेंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये सूत्र आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा बचपन से लेके 55 तक में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस फार्मूले के आधार पे अगर हम मान निकाले तो देखो कैसे होंगे, जैसे मैं अल्फा के लिए निकालूं इस वाले एंगल अल्फा के लिए, तो चाप होगा MP और त्रिज्या हो जाएगी OP, तो अल्फा का मान आ जाएगा MP अपॉन बताओ क्या OP। अगर इस बीटा एंगल के लिए निकालें तो चाप हो जाएगा MP और त्रिज्या हो जाएगी CP, C से P तक, तो बीटा का मान हो जाएगा MP अपॉन CP। ठीक है, उसके बाद अल्फा बीटा होगा, गामा के लिए निकालें तो MP अपॉन में IP, तो गामा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी MP अपॉन IP। ये तीनों मान उठा के इसमें हम रख देते हैं, तो जहाँ पर बीटा लिखे हो वहाँ पे आप लिखोगे MP अपॉन में CP, जहाँ गामा लिखो वहाँ लिखोगे MP अपॉन में IP, जहाँ अल्फा लिखो वहाँ क्या लिखोगे MP अपॉन OP। अब थोड़ा गौर समझो, MP मध्य प्रदेश को हटा दो तो 2 अपॉन CP बराबर 1 अपॉन IP बराबर 1 अपॉन प्लस है 1 अपॉन OP। अब बच्चा इन सबका मान रख दो, CP, C से P तक ये क्या है, वक्रता त्रिज्या स्मॉल r, कैपिटल R, और वो भी बाईं ओर लिए हो तो माइनस आर लोगे, तो इसकी जगह लिखोगे 2 अपॉन माइनस आर बराबर IP, I से P तक ये है प्रतिबिंब की दूरी जो कि है माइनस B, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस B प्लस OP, O से P तक ये है वस्तु की दूरी जो कि है माइनस U, तो ये 1 अपॉन माइनस U। तो एक बात समझो गौर से, यहाँ पे हर जगह माइनस लगा हुआ है तो माइनस को हम हटा देते हैं, तो ये बच्चे का बच्चा इधर लगा देते हैं 2 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन U, क्या आएगा 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ठीक है, अच्छा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, आप लोग पढ़े हो। R बराबर होता बच्चों किसके, 2f के, तो जहाँ पर R लिखा वहाँ 2f लिख देंगे, तो 2 अपॉन 2f 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा, देन 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। कितना प्यारा फार्मूला, आप लोग इसको नोट कर लीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र आपका हो गया है। अब यही फार्मूला हम निकालेंगे उत्तल दर्पण के लिए, तो नोट हो गया सबका भैया। साइड हट जाते इसलिए कि तुम लोग हमें भी ना देखो, आराम से पूरा लिख लो, रोक लिया करो वीडियो को, ठीक है, और आराम से नोट किया करो, मन लगा के पढ़ा करो।
हाँ, इसको रफ करते हैं। फिर अगला उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र, और मन लगा के सब लोग पढ़ते रहो। इसी तरह से आपकी क्लासेस आती रहेंगी। ये मत सोचना कभी कि जो है तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे लेकिन नंबर लाओगे तुम लोग। जैसे हम तुम लोग से वादा करते हैं कि दिसंबर तक कोर्स ख़त्म कर देंगे, वैसे तुम भी वादा करो कि तुम मन लगा के पढ़ाई करोगे, सर को अच्छे अच्छे नंबर बताओगे। सर मेरा 95 आया, मेरा 99 आया, इस तरह से बताओ तो अच्छा लगता है यार। फिर मन लगा के पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। चलो अगला हेडिंग देख लो बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। देखो भैया नोट्स मैं तो तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन तुम अपने से तुम लोग बनाते रहा करो, ठीक है। हेडिंग लिखिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए अब हम निकालेंगे, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो अवतल दर्पण के लिए था। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ये देखो, चोय 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 चोय, उत्तल दर्पण बन गया। यहाँ पर इसका ध्रुव होता है, ये इसका वक्रता केंद्र ले लो, ठीक है, बीच में फोकस लो चाहे ना लो। मान लो एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर। कितनी है वक्रता त्रिज्या बताओ? कैपिटल आर, ठीक है। अब यहाँ पे समझना थोड़ा गौर से कि मान लो इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर एक बिंदुवत वस्तु रखी है जिसकी दर्पण के ध्रुव से दूरी है u, तो बताओ कितना लोगे? -u लोगे, ठीक है। अब देखो एक प्रकाश की किरण हम ले गए ऐसे, अब इसका भैया परावर्तन होगा। परावर्तन कराने के पहले आप पता करिए कि अभिलंब कहाँ है। अभिलंब क्या होता है? हमने बताया कि किसी भी गोलीय पृष्ठ में केंद्र से मिला दीजिए, जो त्रिज्या खींचेगी वही अभिलंब होगी। तो यहाँ पर बना ये वाला कोण हो जाएगा आपतन कोण स्मॉल आई। अब देखो जितने कोण पर आई है किरण उतने कोण पर परावर्तित हो जाएगी। कहाँ जा रही है? इधर सीधे जाओ, सीधे, हाँ, ये वाला कोण हो जाएगा परावर्तन कोण आर। अच्छा, यहाँ पर ये किरण आगे प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ये इसके मुख्य अक्ष को, प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर काटती प्रतीत होगी और ये बन जाएगा इसका एक आभासी प्रतिबिंब आई पर, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों प्रतिबिंब की जो दूरी है वो है v। आपकी ये दूरी मैंने दाईं ओर ली है तो इसको प्लस v लिखा है, और माना इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या है कैपिटल आर, ये भी दाईं ओर है तो इसको भी प्लस में लेंगे। ये वाला एंगल अल्फा मान लेते हैं, इसको भैया बीटा मान लेते हैं, और इसको गामा मान लेते हैं। अब थोड़ा मेरी बात समझना, ये वाला बिंदु नाम दे दो यम। इसका माना अगर आपको लिखना हो तो अपने से लिख लेना, मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखना है। ये सब चीज़ें तो उन लोग अपने से लिखना सीखो भाई, ठीक है। बड़े बड़े हो गए, 12th में आ गए हो, कुछ लोग शादी ब्याह लायक हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है, शादी का नाम ले लो तो खुश हो जाते हो, मन में लड्डू फूटने लगता है। सर बीच में आप भटका देते हैं ना, भटक जाते हो ना सब भाई, हाँ। चलो छोड़ो, बाद में हो जाएगी। तो त्रिभुज, ये क्या बता रहा था भूल गए। अच्छा, माना लिखना बता रहे थे, सुनो। माना में क्या लिखना है कि माना एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से u दूरी पर एक वस्तु बिंदु O पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब ध्रुव से v दूरी पर बिंदु I पर बनता है, ठीक है। इतना लिख देना बहुत है। अब उसके बाद ले लो भैया त्रिभुज MOC ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? MOC। जिसे उस तरह सॉल्व किए तो उसी तरह से इसको करना। त्रिभुज MOC में बना बहिष्कोण, क्या लिखोगे? बना बहिष्य कोण, ठीक है। कौन सा कोण बना, गौर से देखना। तो यह MOC की भुजा ये वाली थी, ये वाली भुजा, इसको हमने आगे बढ़ाया तो ये हो गई बढ़ाई गई भुजा, और ये हो गई त्रिभुज की भुजा। बीच में बना कोण I, यही बहिष्कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर बहिष्कोण जो I होगा वो अल्फा और गामा के जोड़ के बराबर, तो I बराबर हम लिख देंगे अल्फा प्लस गामा, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अगर त्रिभुज MIC ले लें, कौन सा त्रिभुज? MIC। तो बच्चों एक काम समझो पहले, ये वाला एंगल अगर R है तो शीर्षाभिमुख कोण से हम इस एंगल को भी R बोल सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने बने ये वाले कोण कहलाते हैं छींछाभिमुख कोण, जो कि आपस में बराबर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल R है तो ये वाला भी R होगा।
तो त्रिभुज MIC में देखें तो बहिष्कोण बीटा बन रहा है जो कि R और गामा के जोड़ के बराबर होगा। तो लिखना त्रिभुज MIC में, ठीक है, बना बहिष्कोण है बीटा जो कि बराबर होगा R प्लस गामा के जोड़ के बराबर। ये R लिखा है और वो गामा लिखा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ से समझो, अगर R का मान यहाँ से निकाल लें R बराबर तो हो जाएगा बीटा माइनस का गामा, ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। अच्छा, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम से लिख देना। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी परावर्तन की घटना में आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है, और I का मान यहाँ पर है अल्फा प्लस गामा बराबर R का मान है बीटा माइनस का गामा, ठीक है। काम करते हैं, गामा को एक तरफ कर लेते हैं, तो गामा प्लस गामा बराबर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, तो 2 गामा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आया आपको 2 गामा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस का अल्फा, और आपने अब आपको इन कोणों का मान रखना है। कोणों का मान हम किस आधार पर रखेंगे? हमने एक बचपन में सूत्र पढ़ा था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, पढ़ा था ना। इस फार्मूले के आधार पे प्रत्येक कोण का मान निकालेंगे। समझो, जैसे गामा के लिए हम बात करें तो चाप होगा MP और त्रिज्या होगी CP। फिर समझो, गामा के लिए चाप होगा MP, त्रिज्या होगी CP, तो गामा बराबर हो जाएगा MP अपॉन CP। अगर बीटा के लिए निकाले, इस वाले एंगल बीटा के लिए, तो बीटा के लिए बच्चों चाप होगा MP, त्रिज्या होगी IP, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा MP अपॉन IP। उसके बाद अगर अल्फा के लिए निकालें तो चाप होगा MP, ये MP देख रहे हो ना, मध्य प्रदेश, और बटे में त्रिज्या कितनी हो जाएगी OP, तो अल्फा के लिए हो जाएगा MP अपॉन OP। ये तीनों मान उठा करके हम यहाँ पटक देते हैं, तो जहाँ गामा लिखा है वहाँ लिखेंगे MP अपॉन में CP बराबर, जहाँ बीटा लिखा है वहाँ लिखेंगे MP अपॉन में IP, और माइनस जहाँ अल्फा लिखा है वहाँ लिख देंगे MP अपॉन OP। अब देखो MP कैंसिल कर देते हैं, 2 अपॉन CP इज इक्वल टू 1 अपॉन IP माइनस 1 अपॉन OP। अब आती है बात इन सब का मान रखने की। तो जहाँ CP है, C से P तक, ये है बताओ क्या, वक्रता त्रिज्या R, तो प्लस R रख दोगे यहाँ पर, 1 अपॉन IP, I से P तक ये है प्रतिबिंब दूरी V, इसकी जगह V रख देना, 1 अपॉन OP, O से P तक ये कितना है भैया, माइनस U, कितना आया, माइनस का U। तो बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो 2 अपॉन R, 1 अपॉन B, माइनस माइनस का प्लस 1 अपॉन U, तो आपको मिल गया 2 अपॉन R इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। अब बताओ R का मान किसके बराबर होता है भैया, 2F के बराबर, क्योंकि R इज इक्वल टू 2F, तो जहाँ R लिखते हो वहाँ लिख दोगे 2F बराबर 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन U, तो 2 से 2 कैंसिल, देन 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। ये हो गया उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी सूत्र। अरे सर, अवतल दर्पण के लिए भी तो यही आया था। तो हाँ बच्चा लोगों, उत्तल अवतल दोनों के लिए यही होता है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको हम समझा देते हैं, नोट हो गया सबका, आगे बढ़ें, ठीक है। अब हम समझाते हैं कि ये जो फार्मूला हमने निकाला इसका उपयोग कैसे करना है। बच्चों एक बात याद रखना, तुम लोग को एक बात बताएं, ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में आपके, और हर बच्चे को पता रहता है कि बहुत आसान सा सवाल है, होते भी आसान है, पर एक उनसे सबसे बड़ी ब्लंडर ये हो जाती है कि वो लोग जो है चिन्ह रखने में सबसे बड़ी गलती करते हैं। मतलब ऑप्टिक्स के सवालों में किसका मान प्लस में रखना है, किसका माइनस में रखना है, ये कन्फ्यूजन बचपन से अब तक हमारा दूर नहीं हुआ सर। तो बच्चों पहले सवाल फार्मूला यूज करने के पहले इसको यूज कैसे करना वो तरीका हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखो ये फार्मूला आया 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ठीक है। ये दर्पण के लिए होता है, अभी लेंस में भी कुछ इसी तरह का होगा, लेकिन वहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट नीचे लिखना सब लोग, नोट पॉइंट पहला नंबर कि देखो भाई 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू,
तो पहले एक बात समझ लो कि ये सूत्र हम उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में उपयोग करेंगे। उत्तल दर्पण में भी यही लगाना है और अवतल दर्पण में भी यही सूत्र हमें लगाना है, ठीक है। लेकिन इन देखो सूत्र में होगा क्या, सवाल कैसे बनेंगे, कोई भी दो राशियों का मान आपको दे दिया जाएगा, तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि सवाल में आपको एफ दे दिया, वी दे दिया, यू पूछ लिया, कभी यू और वी दे दिया, एफ पूछ लिया। सवाल वाले कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करते हैं, कोई भी दो राशियों का मान दे के तीसरा पूछ लेते हैं। तो आप एक बात याद रखना पहले कि इस फार्मूले में जो भी ज्ञात राशि हो जिसका मान तुम्हें पता हो उसको आप चिन्ह सहित रखिएगा, ठीक है। कसम खाओ कि ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखेंगे और जो अज्ञात राशि होगी यानी जिसका मान हमें निकालना होगा वो हमें चिन्ह सहित मिलेगी, अपने आप उसका चिन्ह आ जाएगा, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखो मतलब अगर u और v का मान दिया है तो इनको चिन्ह में रखो और f का मान अगर पूछा है तो चिन्ह में आएगा, ठीक है। आपको जिसका मान नहीं पता उसके चिन्ह की टेंशन नहीं लेनी, वो अपने आप चिन्ह में आएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा चिन्हों की, इधर से शुरू करते हैं। u का चिन्ह, u क्या है बच्चों, वस्तु की दूरी, क्या है, वस्तु की दूरी। और अभी तुम लोग को मैंने एक कसम दी थी कि वस्तु हमेशा, वो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु हमेशा किधर होगी, बाईं ओर होगी। भैया देखो ये एक स्टैंडर्ड, एक मानक बना हुआ है कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखना है। अब तुम्हारे जरूरी नहीं है भाई कह दो हम सर दीवार में शीशा इस दीवार पे नहीं उस दीवार पे लगाएंगे, तुम्हारी जहां मर्जी हो लगा लो। देखो हमें पढ़ाई करनी है, कुछ निश्चित फार्मूलों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं फिजिक्स को, तो एक मानक बना लिया गया है कि वस्तु को हम दर्पण में हमेशा बाईं ओर रख करके सारे डेरिवेशन करेंगे और सब लोग उसी भाषा में दर्पण की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है। ये एक मानक है। कसम खाने का मतलब ये है कि तुम लोग को कसम इसीलिए दे दिए हैं कि वस्तु को हमेशा दर्पण में बाईं ओर रखना। अब इसमें बात समझो, सबसे पहले बात करते हैं यू का चिन्ह। तो यू है वस्तु की दूरी और वस्तु दर्पण में हमेशा बाईं ओर होती है, इसलिए इसका चिन्ह सदैव निगेटिव होगा। ये मैंने निगेटिव लिखा है, इसको आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, निगेटिव और सदैव। लेकिन बच्चा जब दिया हो तभी, एक बात और याद रखना, धनात्मक ऋणात्मक तो रखना यू का मान, लेकिन जब दिया जाए तब। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया कि एक वस्तु उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो आप u बराबर क्या रखोगे, -20, क्या रखोगे भैया, -20। अब उसके बाद बात आती है v के चिन्ह की, किसके चिन्ह की, v का चिन्ह। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं दर्पण से बनने वाले, एक होता वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अच्छा इतने प्रतिबिंब आप लोगों ने बनाए, देखो जब किरणें दर्पण के सामने काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब वो दोनों किरणों का ब्रेकअप हो जाता है, एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, हम कान पकड़ के पीछे खींचते हैं और मिला देते हैं यहाँ पे जबरदस्ती कि नहीं मिलो, तुम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो जब दर्पण के सामने बनेगा तो इसके लिए ऋणात्मक ले लेंगे, और आभासी जब बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा उसके लिए धनात्मक ले लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो v बराबर -20। अगर दे देता कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो v बराबर +20। उसके बाद बात आती है फोकस दूरी एफ के चिन्ह की, कि सर एफ का चिन्ह क्या रखेंगे। तो बच्चा एफ है फोकस दूरी जो कि दर्पण की होती है, और दर्पण हमारे दो होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का फोकस याद करो बाईं ओर था, तो इसकी फोकस दूरी भी बाईं ओर लोगे। उत्तल दर्पण का फोकस याद करिए आप दाईं ओर था, तो इसकी फोकस दूरी दाईं ओर लोगे। तो उत्तल के लिए अब फोकस दूरी हो जाएगी अवतल के लिए हो जाएगी ऋणात्मक और उत्तल के लिए हो जाएगी फोकस दूरी धनात्मक। समझ में आया सबको। तो ये हो गई फोकस दूरी। लेकिन इन सभी चिन्हों को हमें तब रखना है जब हमें इनका मान ज्ञात राशि के अंतर्गत दिया होगा। ठीक है, अगर इनका मान कभी पूछा जाए, जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए कहेगा, तो अंत में जब आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आपका जो आएगा वो निगेटिव ही आएगा। वस्तु की दूरी निकालने के लिए कहा है तो वहाँ पर वस्तु की दूरी अंत में जो आएगी वो निगेटिव आएगी। आई बात समझ में। चलिए इस पर एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ तुम लोग के सामने और फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसा सवाल है। ठीक है, सवाल आपके सामने साहब ये दिया गया है।
क्वेश्चन ये है कि 20 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की ओर मुख्य अक्ष पर जाते हुए जहां तक लिख रहे हैं भैया वो सब दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है सर। जाते हुए एक वस्तु का प्रतिबिंब, सब लोग सवाल लिख लो साथ साथ। प्रतिबिंब 30 सेकंड में 25/3 मीटर से 50/3 मीटर, 50/3 है, 50/7 है, सॉरी 50/7 है, 50/7 मीटर पर खिसक जाता है। वस्तु की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? आपसे पूछा है वस्तु की चाल, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर आते हैं इस पे सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दे भैया, सब लोग नोट कर चुके होंगे। फार्मूले को कैसे यूज करना समझ गए सब लोग, ठीक है। अब चलो आते हैं इसका सवाल पे। एक सवाल इसका मैंने लिया है यहाँ पर और उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता। ठीक, चलो क्या दिया गया क्वेश्चन में? 20 मीटर की वक्रता त्रिज्या है, अवतल दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है 20 मीटर। कितनी दी है बच्चों? 20 मीटर। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या R का मान दिया गया है 20 मीटर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए। तो बच्चों R चूंकि बराबर होता भैया किसके? 2f के, फोकस दूरी के दुगने के बराबर। तो 2f बराबर लिख दोगे 20 मीटर में दिया है, तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 20/2 यानी 10 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है, हमें वस्तु की दूरी नहीं दी है, कह रहा प्रतिबिंब है जो 30 सेकंड में 25/3 मीटर की दूरी से 50/7 मीटर की दूरी पर आ जाता है। तो आप पहले बात को समझिए। आप ऐसे करिए कि आप 25/3 मीटर पे जब प्रतिबिंब बन रहा था तो उस समय वस्तु कहाँ थी ये पता कर लो। फिर 50/7 मीटर पे जब प्रतिबिंब बन रहा है तो उस समय वस्तु कहाँ ये पता कर लो। और इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, जो ये दो लोकेशन के बीच की जो दूरी है वो वस्तु ने कितनी देर में तय की भैया? 30 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद आप दूरी को भाग दे देना समय से, तो आपको चाल पता चल जाएगी। फिर उसे किलोमीटर पर आवर में बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि अगर प्रतिबिंब वस्तु, इधर देखना, अगर वस्तु का प्रतिबिंब 25/3 मीटर दूरी पर बने तो उसके लिए वस्तु कहाँ होगी? ठीक है, अच्छा एक बात आप समझिएगा, इसको मैंने प्लस में क्यों लिया है, ये चीज़ मैंने यहाँ से समझी, उत्तल दर्पण की ओर है। बच्चों उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दाईं ओर बनता है, इसलिए इसके लिए हम जो प्रतिबिंब की दूरी लेंगे वो प्लस में लेंगे। ठीक है, चलो लगा देते फार्मूला 1/f = 1/v और प्लस 1/u। फोकस दूरी दी गई है बच्चा 10 मीटर, प्रतिबिंब की दूरी है 25/3 मीटर, वस्तु की दूरी हमें निकालनी है। तो 1/10 बराबर आ जाएगा 3/25 प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ से 1/u बराबर आप निकालोगे तो 1/10 माइनस 3/25। ठीक है, अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो 1/u बराबर आ जाएगा, ये बताओ 25 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 50, हो जाएगा 10 × 50 5 माइनस 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 6 3 दूनी। तो 1/u बराबर आ जाएगा माइनस 1/50। तो वस्तु की दूरी आ गई माइनस का 50 मीटर। ठीक है, माइनस का 50 मीटर। देखो हमने अभी कहा था ना कि अगर वस्तु के दूरी u का मान कभी निकालोगे तो हमेशा माइनस में आएगा। देखो माइनस में आया, ये माइनस केवल यही बताता है कि वस्तु दर्पण में बाईं ओर है। ठीक है, बाकी वस्तु की दूरी कितनी है? 50 मीटर। ठीक है, दूसरी बार जो प्रतिबिंब बन रहा है 30 सेकंड के बाद, वो प्रतिबिंब बन रहा है 50/7 मीटर पर। तो आप पता करिए कि जब 50/7 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा तो उस समय वस्तु कहाँ होगी। यानी अब हम पता करेंगे कि v का मान अगर 50/7 मीटर लें
तो इसके लिए वस्तु की दूरी क्या होगी, फिर वही सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण बच्चा वही है, फोकस दूरी का मान 10 मीटर रखेंगे, तो फोकस दूरी का मान 10 मीटर, v का मान है 50/7, u का मान हमें ज्ञात करना है। 1/10 बराबर 7/50 हो जाएगा प्लस 1/u। अब 7/50 को इधर लेके आओगे तो 1/10 माइनस 7/50 इज इक्वल टू 1/u। देन 1/u इज इक्वल टू, यहाँ 50 एलसीएम हो जाएगा, 10 × 5 = 50, 5 माइनस का 7। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे साहब तो 1/u का जो मान आएगा वो माइनस का 2/50 आएगा। कैंसिल कर लेना, 25 दूना 50 होता है, तो u का मान हो जाएगा माइनस का 25 मीटर। कितना आ गया u का मान? -25 मीटर। पहले जब प्रतिबिंब यहाँ बनता था 25/3 मीटर पर, तो वस्तु कहाँ पे थी? 50 मीटर पे, और 30 सेकंड टाइम लगा प्रतिबिंब को यहाँ पर बनने के लिए, और बाद में वस्तु कहाँ पे थी? 50 मीटर में। तो वस्तु 50 मीटर से 25 मीटर तक खिसकी, वो भी कितने समय बच्चों? ये समय दिया गया है 30 सेकंड में। तो आप पहले लिखना वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो इसके लिए आप 50 मीटर पे पहले थी, बाद में 25 मीटर पे आई, आ गया 25 मीटर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 50 माइनस में था, 25 माइनस में था, प्लस में लिख के घटा दिए। तो बच्चा ये जो माइनस लगाए केवल तुम्हें ये बताता कि वस्तु बाईं ओर है, बाकी मान कितना है? 50 और 25। ठीक है, तो यहाँ से समझो, तो ये वस्तु द्वारा चली गई दूरी हो गई, और समय इस दूरी को तय करने में कितना लगा भैया? 30 सेकंड। अब आपने चाल का एक सूत्र पढ़ा होगा बचपन से 55 तक में, दूरी बटा समय, यही पढ़ा है ना। दूरी है 25 की, समय है 30 का, 5 × 50 25, 5 × 30, तो चाल आ जाएगी 5/6 मीटर पर सेकंड। पर आपको चाल किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाओ तो 18/5 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हम गुणा करा देंगे 5/6 में 18/5 से। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो वस्तु की चाल कितनी थी बताओ? 3 किलोमीटर प्रति घंटा या 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल था। और हालांकि चैप्टर आपका जैसे ही ख़त्म होता है वैसे हम कुछ क्वेश्चन और भी करा देंगे। सबका हो गया, आगे बढ़ा जाए भाई। ठीक है, जैसे ही तुम लोग का चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर हम अगला एक वीडियो लेके आएंगे स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए। कुमार मित्तल के सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन सब मिलेगा आपको। ठीक है, एनसीईआरटी तब सॉल्व कराएंगे जब आपके 6 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, किरण प्रकाश की पूरी समाप्त हो जाएगी। बाकी कुमार मित्तल परावर्तन अपवर्तन के बाद, लेंस के बाद, प्रिज्म के बाद सॉल्व कराते रहेंगे, तुम लोग को डराते रहेंगे। ही नोट कर लिए सब, पूरा सूत्र सवाल सब लिख लिए ना। चलो भैया फिर आगे चलते हैं, अगली चीज़ समझेंगे। एक टॉपिक और इसमें बचा हुआ परावर्तन से संबंधित, रेखीय आवर्धन। क्या बच्चा बच्चों? रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो चलिए अगली हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, रेखीय आवर्धन। ठीक है, क्या लिखो भैया? रेखीय आवर्धन। हेडिंग डाल लो, रेखीय आवर्धन। अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो इसको ऐसे समझो। आप इसमें एक पॉइंट लिख लो, पहले जो बोल रहा हूँ पहले वो कर लो, फिर आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं, पहले लिखना कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पॉइंट में लिख देना यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन की परिभाषा हम इसी सूत्र के आधार पे देंगे। क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आप बोलोगे क्या कि किसी दर्पण से, नीचे डेफिनेशन लिख सकते हो आप, नीचे मैं बोल रहा हूं, अतः किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, उस दर्पण का रेखीय आवर्धन करते हैं। फिर से बोल दे रहा हूं, किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई
कि अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में लिख लेना भैया, इसका मात्रक थोड़ा कठिन होता है, गौर से देखना, इसका मात्रक होता है कुछ नहीं, कठिन है सर। और एक बात याद रखना है, विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। चौथे पॉइंट में बच्चों जो समझना, जैसे मान लो, देखो भैया, आप रेखीय आवर्धन का सही मतलब समझो। जैसे हमारे पास एक शीशा है, हमारे पास एक दर्पण है, और हमने तुमसे कहा कि मेरे दर्पण का रेखीय आवर्धन 100 है। मेरे दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना है? 100 है। तो मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का मान 100 है। तो वहां से प्रतिबिंब की लंबाई बराबर आ जाएगा 100 गुणते वस्तु की लंबाई। देखो यहाँ पे बात को समझो, जिस दर्पण का रेखीय आवर्धन 100 होगा, उस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की तुलना में 100 गुनी होगी। ये बताता है हमें रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन कुल मिला के ऐसे समझ सकते हो कि एक संख्या होती है जो हमें बताएगी कि प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा या छोटा बनता है। 100 है तो इसका मतलब प्रतिबिंब 100 गुना बड़ा बनेगा। अगर 1000 होता तो प्रतिबिंब 1000 गुना बड़ा बनता। तो रेखीय आवर्धन क्या है? एक संख्या है जो क्या बताएगी कि प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा या छोटा बनता है। समझ में आई बात? अच्छा, एक बात समझो, अगर मान लो किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन भैया 1 है, I/O बराबर 1 है, तो I बराबर किसके आ जाएगा? O के। ठीक है, अगर रेखीय आवर्धन का मान ऐसे समझो, 3 कंडीशन हो सकता है 1 के बराबर हो। तो जब 1 के बराबर होगा तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो बच्चों वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। और ये किस दर्पण में होता है? समतल दर्पण में होता है और अवतल दर्पण में होता है, ऐसी 2 चीजें। ठीक है, अगर मान लो रेखीय आवर्धन 1 से ज्यादा है, ये भैया जो मान आया I/O का, 1 से ज्यादा है, तो I का मान भी O से बड़ा होगा। मतलब लेंथ ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जब m का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई भी वस्तु की लंबाई से बच्चों बड़ी होगी। ठीक है, और जब m का मान 1 से छोटा होगा, क्या होगा बच्चों? छोटा होगा, तो बस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी हो जाएगी। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी हो जाएगी। ये सब समझ में आया कि नहीं आया? तो रेखीय आवर्धन मतलब एक प्रकार की संख्या जो हमें बताएगी कि प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा या छोटा बनेगा। तो ये रेखीय आवर्धन की कुछ बेसिक चीजें थी। अब ये रेखीय आवर्धन का एक बड़ा वाला सूत्र निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखो, तो रेखीय आवर्धन का सूत्र, हेडिंग डाल लेना, रेखीय आवर्धन का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, हम एक दर्पण लेके सिद्ध करते हैं। मान लो एक अवतल दर्पण है, ये सही बना है दर्पण, ठीक ठाक लग रहा है? हाँ सर, बहुत सुंदर लग रहा है सर, पेंट पॉलिश करिए सर। कर दिया बेटा, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पर वक्रता के बीच में फोकस। कभी कभी आराम से पढ़ाते हैं। मान लो कि इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है O डैश। वस्तु का नाम क्या है? O डैश, जिसकी लंबाई मान लेते y1 है। अब बच्चा इसकी लंबाई आप ध्रुव के ऊपर नाप रहे हो ना, तो प्लस y1 ले लेना। ठीक है, मान लो इसकी दूरी दर्पण के ध्रुव से u दूरी है। अब ये बाईं ओर है तो माइनस u लेंगे। एक किरण ले गए समांतर, कहाँ से आएगी? ये आएगी फोकस से, आओ आ गई। दूसरी ले गए फोकस से समांतर, ये काट दी। यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब, नाम दे दिया I डैश। माना प्रतिबिंब की जो लंबाई है बच्चों, समझना थोड़ा चित्र को, वो लंबाई है y2। बच्चा ये y2 दूरी आप ध्रुव से नीचे ले रहे हो तो माइनस में लेना। और ये प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं v। कितना मान लेते हैं? v। बाईं ओर है, माइनस में ले लेंगे। अच्छा, O डैश से हमने p को मिला दिया और I डैश से p को मिला दिया। अब यहाँ पे मेरी बात को आप सुनना, त्रिभुज O डैश p जो है और I डैश p जो है, दोनों समरूप होंगे। भैया कैसे? ये वाला कोण इसके बराबर होगा, बोलो होगा। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्यों? ये देखो, एक तरह से समझ सकते हो आपतन कोण और परावर्तन कोण हो गए। तो जब दो बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। त्रिभुज कौन कौन सा बोलो? O डैश p व त्रिभुज I डैश p में देखो, इसके सामने एक भुजा। आप लोग कहीं कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि दो त्रिभुजों में, यहाँ दिख रहा है ये आपको, जहाँ बनाए हाँ दिख रहा है, त्रिभुज ABC है और ये दूसरा त्रिभुज है
PQR। ठीक है, इन दो त्रिभुजों में अगर इसका ये कोण इसके बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो और ये वाला कोण इसके बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि जो जो कोण बराबर हैं उनके सामने की भुजा का अनुपात बराबर होगा। मेरे भाई मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, उसको समझ लेना थोड़ा। ए के सामने की भुजा BC बटे P के सामने की भुजा QR, ये अनुपात बराबर होगा B के सामने की भुजा AC, ठीक है, और B के बराबर कोण Q सामने की भुजा PR बराबर C के सामने की भुजा AB और C के बराबर कोण है R सामने की भुजा PQ। ठीक है, ये अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुजों के बीच। बात समझ में आई सबको? तो दो समरूप त्रिभुजों में संगत कोणों के सामने की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो O डैश P में P के सामने का कोण है, भुजा है O डैश, P के बराबर कोण ये वाला P है, सामने भुजा है I डैश, तो O डैश बटे लिखोगे I डैश बराबर। अब ये वाला कोण ले लो, ये वाला भैया, ये जो है तीसरा जो आवारा कोण है, इसके सामने भुजा है OP और इसके बराबर ये वाला आवारा कोण जिसकी भुजा है IP। अब चलो मान रखने की बारी आती है। O डैश का मान बच्चों है +y1, क्या है +y1। I डैश जो कि वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई है जिसका मान है -y2। OP का मान O से P तक ये दूरी है बच्चों माइनस का u। IP का मान ये दूरी है माइनस का v। बच्चा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा माइनस का y1 अपॉन y2 बराबर u अपॉन v। अब थोड़ा गौर से देखो, ये y1 क्या है वस्तु की लंबाई और y2 क्या है प्रतिबिंब की लंबाई। y1 क्या है वस्तु की लंबाई और y2 क्या है प्रतिबिंब की लंबाई। हमें क्या चाहिए प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तब हम उसको आवर्धन कहेंगे। ये देखो आवर्धन का सूत्र क्या है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा y2 बाई y1 बराबर v बाई u। अच्छा माइनस उधर लगा दो ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो ये देखो आ गया y2 अपॉन y1 बराबर v अपॉन u माइनस का। अब y2 क्या है प्रतिबिंब की लंबाई और y1 क्या है वस्तु की लंबाई, और इसी को बच्चों कहते हैं रेखीय आवर्धन बराबर माइनस v बाई u। तो आवर्धन का पूरा सूत्र क्या हो गया भैया, m बराबर I अपॉन o और बराबर माइनस v अपॉन u। बात समझ में आई सबके कि नहीं? ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का ये सूत्र हो गया। अच्छा एक बात याद रखना, सीधे प्रतिबिंब के लिए m का मान धनात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई भी प्लस में हो जाएगी और वस्तु की लंबाई भी प्लस में रहेगी। और उल्टे प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन का मान होगा वो होगा ऋणात्मक। तो भैया ये बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बने तो धनात्मक, उल्टा प्रतिबिंब बने तो ऋणात्मक। एक उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक दर्पण है जिसका रेखीय आवर्धन, ठीक है, -200 है। मेरे पास एक दर्पण है जिसका रेखीय आवर्धन कितना -200 है। तो पहली बात 200 है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि प्रतिबिंब 200 गुना बड़ा बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उससे 200 गुना बड़ा होगा। और माइनस लगा है तो ये बता देता है कि भैया उल्टा बनेगा। समझ में आई बात? तो अगर धनात्मक हो तो सीधा प्रतिबिंब और उल्टा के लिए क्या हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आवर्धन का ये पूरा वाला फार्मूला याद कर लेना, m बराबर माइनस आई बाई यू हो माइनस वी बाई यू। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आज पूरा परावर्तन आप लोग का खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें से अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहो मन लगा के, तन मन धन लगाओ। ठीक है, धन तो तुम लोग का लगता नहीं है, तन मन लेकिन तुम लोग को लगाना पड़ेगा। मिटा देते भैया, मिटाने का सिस्टम बोरिंग होने लगता है ना तुम लोग को। सर मिटा रहे हैं और हम देख रहे हैं, तो देखो यार, क्या क्लास में नहीं देखते हो क्या इस तरह से मिटाते हो? बिल्कुल देखते होगे सब लोग। चलो आगे हम लोग अब देखो, एक नोट पॉइंट लिख लेना, इस फार्मूले के 2 रूप और निकालते हैं। ठीक है, 2 रूप इस फार्मूले के और निकालेंगे, अभी और निकालेंगे। सर कितने फार्मूले आप बताते हैं? बेटा बहुत फार्मूले हैं फिजिक्स में। ठीक, चलो तो एक नोट पॉइंट में देखना, आराम समझना। पहला
भैया जैसे दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यही सूत्र होता है दर्पण फोकस दूरी पे। अगर दोनों पक्षों में u से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर, ठीक है, तो m बराबर हमें क्या में, देखो ये हो जाएगा u/f, यहाँ हो जाएगा u/v और यहाँ हो जाएगा u/u। बेचारा u कैंसिल हो गया, 1 आ गया। देन u/f बराबर हमें मिल गया u/v और प्लस 1। ठीक है, अगर यहाँ से u/v का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस u/f। तो u/v का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा f एलसीएम, तो f माइनस u हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी माइनस में इधर आएगा, लेकिन हमने आवर्धन के लिए क्या पढ़ा, माइनस v/u होता है। इसको उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस v/u बराबर f अपॉन f माइनस u। इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं आवर्धन। m बराबर f अपॉन f माइनस u, ये हो गया आवर्धन का एक सूत्र। समझ में आ गया सबके। एक नोट पॉइंट और लिख लीजिए इसी फार्मूले का एक रूप और। देखो इसको कब लगाना है, जब आपको फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दी हो तो m बराबर लगा दो f अपॉन f माइनस u। फिर से एक बार इसको समझते हैं। देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पढ़ते हैं। अगर यहीं पे आप दोनों पक्षों में, समझना, अगर दोनों पक्षों में v से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दें, v से गुणा कर दें, तो हमें मिलेगा v/f, यहाँ पर v/v, यहाँ v/u। ठीक है, ये दोनों v कैंसिल होके 1 बन जाएगा, तो v/f बराबर आ जाएगा 1 प्लस v/u। इस वाले v/u को इधर लिख चले आओ, तो माइनस का v/u बराबर हो जाएगा बच्चों 1 माइनस v/f। समझ में आया सबके। तो माइनस v/u इसी को आवर्धन कहते हैं, और यहाँ f एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा f माइनस v। तो अब फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में ये, तो आवर्धन का पूरा सूत्र क्या हो गया भैया, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस v/u, और एक ये हमने निकाला f अपॉन f माइनस u, फिर निकाला f माइनस v अपॉन f। ठीक है, इतने ढेर सारे फार्मूले तुम लोग के लिए आवर्धन के हमने बता दिए। ठीक है, तो आज की ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अच्छा अब तुम लोग को नोट करना है, नोट कर लो भाई, हट गए फिर साइड। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग अपवर्तन से स्टार्ट करेंगे। और बात आती बच्चों इसके न्यूमेरिकल की, तो इसके न्यूमेरिकल हम लोग जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, कुमार मित्तल मैं आपका जैसे परावर्तन खत्म किया तो उसके बाद सॉल्व करा दूंगा, कुमार मित्तल सवाल अपवर्तन के बाद सॉल्व करा देंगे। लेंस खत्म कर देंगे, लेंस के सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे। मानव नेत्र खत्म करेंगे, मानव नेत्र के सारे क्वेश्चन करा देंगे। और जब बात आती है एनसीईआरटी की, तो जब पूरा आपका रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, किरण प्रकाश की जब पूरी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे किसके, फिर हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक एक तरफ से। ठीक है, और आप लोग मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहो और विश्वास बनाए रखो कि हम तुम्हारा कोर्स कराएंगे। विश्वास पे बेटा देखो पूरी दुनिया टिकी है, और आप भी हम पर विश्वास करिए। वीडियोस ज़्यादा बड़ी नहीं कर पाते हैं, थोड़ा हम लोग को भी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, फिर मिलेंगे। सबको बाय बाय, टेक केयर।